हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। हम हमारी वो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का हम पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। आज ये वीडियो जो है हमारा वो तीसरा वीडियो है सीरीज़ का, जिसमें हम पाइथन का रिवीजन 2 ही कवर कर रहे हैं अभी। आज उनका टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। हम जनरली देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इन सब में हम चीज़ें जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल क्या होता है। देखिए, स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल तीन तरह का होता है। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है कंडीशन, एक होता है इटरेशन। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, मान लीजिए प्रोग्राम लिखा है 1 2 3 4, ये 5 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। तो सीक्वेंस में क्या होता है कि ये जो प्रोग्राम होगा वो सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी, फिर ये लाइन होगी। मतलब टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस फ्लो कंट्रोल। अब कंडीशन में क्या होता है? कंडीशन में कोई भी कंडीशन होती है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे है और ये स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे है। ये ए कंडीशन के ऊपर है, ये बी कंडीशन के ऊपर है। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स में क्या होते हैं, कोई भी कंडीशन हम लगा देते हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी फॉल्स होगी, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यानी प्रोग्राम का कुछ पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो वो पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये होता है कंडीशनल फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब बात करते हैं इटरेशन। देखिए, इटरेशन का नाम होता है लूप्स। मान लीजिए एक और हमारे पास प्रोग्राम है 2 3 4 5 स्टेटमेंट का। तो लूप्स में क्या होता है, जब इन स्टेटमेंट्स को या कुछ स्टेटमेंट्स को, डिपेंड करता है हम क्या करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, जब ये स्टेटमेंट्स बार बार हमें रिपीट कराने होते हैं, मतलब एक के बाद एक के बाद एक हमें रिपीट करना होता है, तो वो क्या कहलाता है, इटरेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पार्ट या पूरा का पूरा प्रोग्राम, डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के ऊपर, बार बार क्या होता है, रिपीट होता है, तो वो कहलाते हैं इटरेशंस कहलाते हैं। तो ये है था हमारा स्टेटमेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। देखिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर वर्क करते हैं। अगर वो कंडीशन में ट्रू मिल जाती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर ट्रू नहीं मिलेगी तो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। जनरली ये तीन तरह के होते हैं: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। अब सबसे पहले देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट। देखिए, इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। If a condition evaluates to true, then the statements under the body of if are executed, otherwise they are ignored by the interpreter. इसमें क्या होता है, if स्टेटमेंट होता है, इसमें क्या होता है, कोई कंडीशन हम चेक कराते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू मिल जाती है, यानी वो कंडीशन मिल जाती है, ट्रू मिल जाती है, तो वो जो स्टेटमेंट्स होंगे उस इफ के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर वो हमें ट्रू नहीं मिलती, यानी क्या मिलती है, फॉल्स मिलती है, तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते, वो इग्नोर हो जाते हैं। जैसे मेरे पास हम एक कमरे में बैठे, ठीक, कमरे में एक दरवाज़ा है। मैं गया, मैंने चेक किया कि वो दरवाजे को मैंने ओपन करने की कोशिश करी। अब देखिए, जब मैं दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो इसमें दो ही पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो वो दरवाज़ा ओपन होगा या तो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। अगर वो दरवाज़ा ओपन हो जाता है यानी कंडीशन मिल जाती है ट्रू, तो मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। अगर ट्रू नहीं मिलती है तो उस दरवाजे से बाहर नहीं जाऊंगा। ये मेरा इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर हम इसकी सिंटेक्स की बात करें तो क्या होता है बच्चे, पहले इफ लिखते हैं, इफ के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं, इफ के साथ क्या देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, और फिर उसके साथ लगाते हैं स्टेटमेंट लगाते हैं। एक भी होते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन यानी ये कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, वरना एग्जीक्यूट नहीं होंगे। देखते हैं, मैं एक सिंपल प्रोग्राम दे रहा हूं। मैंने एक वेरिएबल लिया ए इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, मैंने ये लाइन लिखी और मैं लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन 5, फिर क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे, प्रिंट हेलो। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले स्टेटमेंट की बात करूँ तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए के अंदर कोई भी वैल्यू नंबर इनपुट करा रहा हूँ। इंट इनपुट एंटर नंबर क्या होगा, तो जो भी यूजर कराएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और ए में स्टोर कर लीजिएगा। मान लीजिए ए की वैल्यू यूजर ने इनपुट कराई 6, ठीक है,
तो नीचे आएगा, अब ये चेक करेगा इफ के बाद क्या लगाते हैं हम, एक्सप्रेशन लगाते हैं। ये क्या एक्सप्रेशन है, ए, क्या ए की वैल्यू कितनी 6, क्या 6 5 से बड़ी है, भाई साहब बिल्कुल बड़ी है। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे, ट्रू मिला। द मोमेंट मुझे ट्रू मिला तो क्या होता है, जो भी इफ के अंदर क्या होते हैं स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, हेलो। याद रखिएगा ये इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ एलिफ, लूप्स हम जो कि आगे पढ़ेंगे, व्हाइल ऑफ, और ये सारे ब्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं। मतलब इनके अंदर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आते हैं। अब ब्लॉक कैसे जनरेट होता है, इफ के बाद कंडीशन लिखूंगा और मैं क्या लगाऊंगा, कोलन लगा दूंगा। द मोमेंट में कोलन लगाऊंगा प्रोग्राम का इंडेंटेशन चेंज हो जाएगा। मतलब जो पहले मेरी टाइपिंग यहां से स्टार्ट हुई थी सीधा, अब वो क्या होगी, थोड़ी आगे से शिफ्ट हो जाएगी। जब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं प्रिंट हेलो किया, अब मान लीजिए मुझे सिर्फ यही स्टेटमेंट रखना है, उसके बाद करूंगा एंटर प्रेस करके, जब मेरा कर्सर यहाँ आएगा बैक स्पेस दबाऊंगा जैसे ही, ठीक है, जैसे ही बैक स्पेस दबाऊंगा तो कर्सर मेरा दोबारा लौट के यहाँ आएगा। उसके बाद जो भी यहाँ लिखूंगा वो सारे के सारे स्टेटमेंट इफ का पार्ट नहीं होंगे। अच्छा, फिर से हम इस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। मान लीजिए यूजर से हम फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मान लीजिए यूजर ने वैल्यू इनपुट क्या करे, मान लीजिए 5 कराई, ठीक है, इनपुट क्या करे 5। फिर चेक करेगा क्या भाई ए 5 से बड़ा है, नहीं भाई 5 से बड़ा नहीं है। क्या मिला, फॉल्स मिला। जैसे ही फॉल्स मिला, अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे और बाहर कुछ लिखा नहीं है तो इसका कुछ भी क्या आउटपुट नहीं आएगा। मतलब इस केस में क्या आएगा, नो आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। हमने क्या लिखा, सी एच इनपुट एंटर अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करा रहे हैं। मान लीजिए सी एच की वैल्यू यूजर ने क्या करी, 3 कराई। अब क्योंकि इनपुट है, इंट नहीं लगाया है, तो ये जो 3 है ये क्या हो, किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। किस टाइप की होगी, स्ट्रिंग टाइप की। चेक किया क्या सी एच 0 से बड़ा और 9 से छोटा है। भाई 3 क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 9 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। तो आउटपुट में क्या आएगा, यू एंटर्ड डिजिट। मान लीजिए अगर मैंने यहां पर लिखा होता प्रिंट प्रोग्राम ओवर, ठीक, मैंने यहां लिखा था प्रोग्राम ओवर। अब ये जो प्रिंट प्रोग्राम ओवर है ना, ये इफ का पार्ट नहीं है। देखिए इंडेंटेशन चेंज हो चुका है, ये इंडेंटेशन के बाहर का है। इफ का इंडेंटेशन ये है, तो ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है बच्चे। ठीक, तो फिर क्या होगा, यहां पे आउटपुट क्या आएगा, अगर यूजर ने 3 प्रिंट किया तो पहले आएगा यू हैव एंटर्ड अ डिजिट, और लास्ट में उसके बाद क्या लिखा है, प्रोग्राम ओवर लिखा आएगा। मान लीजिए यूजर ने इनपुट कराया होता इसकी जगह ए, क्या ए 0 से बड़ा है, नहीं भाई। क्या 9 से छोटा है, नहीं भाई, इनके बीच में नहीं आता है। कंडीशन क्या मिली, फॉल्स मिली। जैसे ही फॉल्स मिली ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा, लेकिन इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट होगा वो इफ का पार्ट नहीं है, उसका इस कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका आउटपुट इस केस में क्या आएगा, प्रोग्राम ओवर। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, उस बात को समझिएगा। आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोगों को नहीं पता होंगी। ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो ये आपको एक नॉर्मल प्रोग्रामर से थोड़ा अलग खड़ा कर देगा। मतलब उससे आपको आगे ले जाएगा, और जब उससे आपको आगे ले जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके पास करेगा एज रहेगा, विनिंग एज। और आज का समय ये होता है कि हम जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए, जितनी चीज़ें अच्छे से कवर कर पाए। देखिए एक स्किल हो, लेकिन वो स्किल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला खड़ा ना हो पाए कोई। तो ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो जीवन में आपको कभी कोई पछाड़ नहीं पाएगा। देखते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये चीज़ें आपको पहले पता थी जो मैं बताने जा रहा हूँ या नहीं पता थी। बात करते हैं, लिखा है इफ़ ज़ीरो। अभी तो हम कंडीशन लगाते थे, अभी तो हम एक्सप्रेशन देते थे। मैंने यहाँ क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा है, इफ़ ज़ीरो। और क्या लिखा है, प्रिंट हाई। तो आउटपुट क्या आएगा, इस केस में आउटपुट आएगा नो आउटपुट। क्या आएगा, नो आउटपुट। और अगर लिखा है इफ़ ज़ीरो तो क्या होगा, ये नो आउटपुट आएगा। देखते हैं भी क्यों आएगा, आगे बताऊंगा। ठीक, लिखा है इफ -5 और लिखा है प्रिंट हाई, तो इस केस में यहाँ ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। पहले क्या लिखा था, इफ 0 और मैंने प्रिंट करा था हाई, तो उस केस में क्या आया था, नो आउटपुट आया था। मतलब वहां पे कंडीशन क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो ध्यान से सुनिएगा, फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। मतलब अगर उसके पास 0 नहीं लिखा है उसके आगे, उसके अलावा कोई भी वैल्यू दे रखी है, सबके लिए वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ भी नंबर दे रखा हो वो सबके लिए एग्जीक्यूट होगा।
इसका रीजन बताऊं, देखिए रटना नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रू का मतलब क्या होता है 1 और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। तो एक्चुअली जब मैंने इफ 0 लिखा था ना तो उसको पड़ेगा इफ फॉल्स। तो भाई ये तो कंडीशन पहले ही फॉल्स है और फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को रखिएगा। तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, फॉर एवरी नॉन जीरो वैल्यू इफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। अब बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। देखिए हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन, if the condition evaluates true then the statements under the body of if are executed, otherwise they are ignored। यहाँ पे हम बात कर रहे थे if में सिर्फ एक कंडीशन की। अगर मुझे दो कंडीशन की बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, else को if के साथ जोड़ दूंगा। वहां पर क्या होगा, if कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू मिलेगी तो if चल जाएगा, और उस केस में अगर else लगा हुआ उसके साथ तो else नहीं चलेगा। लेकिन अगर if की फॉल्स हुई, इफ की अगर फॉल्स हुई तो क्या हो जाएगा, क्या चल जाएगा, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन द स्टेटमेंट्स अंडर द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट अंडर द बॉडी ऑफ एल्स आर एग्जीक्यूटेड। पहले को इग्नोर कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे वो इफ को इग्नोर कर देगा, इफ की फॉल्स हो जाएगी और क्या चल जाएंगे, एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। इसका सेम जो मैंने पिछला एग्जाम्पल लिया था उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब एक कमरा है जिसमें दो दरवाजे हैं, ठीक, एक पहला आगे है एक पीछे है। मैं वही गया, मैंने चेक किया कि भाई पहला दरवाजा, मैंने चेक किया कि पहला दरवाजा खुल रहा है या नहीं खुल रहा है। इसके अगेन दो ही आउटकम निकलेंगे, या तो वो खुल जाएगा या तो वो नहीं खुलेगा। द मोमेंट वो खुल गया तो मैं उससे निकल जाऊंगा, मुझे दूसरे वाले दरवाजे की जरूरत है ही नहीं। इफ एल्स में क्या होगा, अगर पहला वाला बंद आ रहा है यानी फॉल्स आ रहा है तो हम कहां से निकलेंगे, पीछे वाला दरवाजा, और वो खुला ही हुआ है। उस केस में क्या होगा, खुला हुआ है। अभी हम आगे भी देंगे वो बंद है तो क्या करेंगे, अभी उसमें भी आएंगे हम। ठीक है, तो याद रखिएगा इफ स्टेटमेंट इफ एल्स के साथ क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला चल जाएगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। और अगर इफ की क्या निकली, फॉल्स निकली, तो एल्स वाला चल जाएगा, इफ वाला नहीं चलेगा। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो वही इफ, एक्सप्रेशन लगाते हैं, कोलन लगाते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके बाद एल्स लिखते हैं और उसके अंदर स्टेटमेंट्स आते हैं। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चल जाएगा, अगर इफ की फॉल्स होगी तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। अब एक प्रोग्राम करते हैं कि एक नंबर एंटर करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। ठीक, अब लिखा है a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। मान लीजिए यूजर ने a की वैल्यू क्या इनपुट कराई, यूजर ने इनपुट कराई a की वैल्यू 5। ठीक, अब चेक किया a मॉडुलस 2, मॉडुलस क्या देखता है, रिमाइंडर देखता है। तो चेक करेगा क्या a को 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर है या नहीं। अब भाई अगर 5 को जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 0 के बराबर है, भाई साहब 1 0 के बराबर नहीं है। कंडीशन क्या मिली, फॉल्स मिली। जैसे ही फॉल्स मिली तो ऑटोमेटिक चल जाएगा, एल्स चल जाएगा, मतलब अब आउटपुट में आएगा ए मतलब 5, और ये डबल कोट्स में इज ऑड, तो 5 इज ऑड। मान लीजिए यूजर ने अगर क्या करा होता, ए की वैल्यू 6 कराई होती, तो उस केस में 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता था, 0 आता था। क्या 0 0 के बराबर है, भैया बिल्कुल बराबर है। कंडीशन क्या मिल गई यहाँ, ट्रू, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 इज इवन, और क्योंकि इफ चल गया है तो एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब नीचे वाले एक और, अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने लिखा है इफ फॉल्स, भैया पहले ही फॉल्स हो गई है यानी इफ वाला पार्ट नहीं चलेगा। कौन सा चल जाएगा, एल्स वाला। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो आएगा। वही नॉन जीरो वैल्यू के लिए ये हमेशा चल जाएगा या फिर फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉल्स भी क्या होता है, जीरो ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है इफ फॉल्स प्रिंट हाई एल्स प्रिंट हेलो। इसका आंसर आएगा हाई। क्यों भाई, क्यों आएगा, यहाँ पे तो फॉल्स लिखा है सर। मेरे बच्चे ये फॉल्स बूलियन वैल्यू नहीं है, ये लिखा है फॉल्स, दिस इज अ स्ट्रिंग। ये कीवर्ड वाला या बूलियन वैल्यू वाला फॉल्स नहीं है। ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चे, ये है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है तो 0 और 1 की कोई मतलब ही नहीं है, स्ट्रिंग की तरह रीड करेगा। तो यहाँ पे क्या चल जाएगा, मेरा हाई चल जाएगा, हेलो नहीं आएगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, वहां पे वो बूलियन फॉल्स और ट्रू की बात हो रही थी। तो जब जब फॉल्स होगी बूलियन वैल्यू तो इफ नहीं चलता है, बाकी हर चीज के लिए वो चल जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अच्छा, अब लिखा है इफ नन प्रिंट हाई प्रिंट हेलो। नन है भाई, नन फॉल्स नहीं होती, नन जीरो नहीं होती है,
ठीक है, नन एक्चुअली कुछ भी नहीं होती, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई ना तो वो फॉल्स होती है ना तो वो जीरो होती, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट हाई। ठीक है, हेलो नहीं आएगा। कुछ भी रटना नहीं है, समझ के करोगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को चीज़ें आती ही नहीं होंगी। अगर किसी को आती है नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मुझे। अब बात करते हैं इफ एल्फ। देखो अभी तक हमने क्या किया, इफ के साथ हमने क्या किया, एक कंडीशन हमने देखी, इफ एल्स के साथ क्या किया हमने, दो कंडीशंस देखी। अब भाई मेरे पास अगर मल्टीपल कंडीशन है, एक से ज्यादा कंडीशन, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यूज करता हूं इफ एल्फ का, मतलब एल्स के साथ इफ मर्ज कर देता तो एल्फ बन जाता है। क्या करूंगा, मेरे पास एक इफ स्टेटमेंट है, उसकी कंडीशन चेक करता हूं। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला एल्फ चेक होता है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाले चल जाएंगे। अगर ये भी सही नहीं है और मान लीजिए कोई तीसरा भी लिखा हुआ है, ठीक, तो तीसरा वाला चेक होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, और अगर लास्ट में एल्स भी लगा है, कंपलसरी नहीं होता है, अगर एल्स लगा है तो सारे इफ और एलिफ जब फॉल्स हो जाएंगे तो क्या चल जाएगा, ऑटोमेटिकली एल्स चल जाएगा। लेकिन अगर यहां पर एल्स नहीं लगा है, देखो यहां पे एल्स नहीं लगाया मैंने, यहां पे क्या लगा, इफ एलिफ एलिफ लगाया, तो सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती हैं तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, उस केस में एल्स है ही नहीं तो चलेगा ही। ठीक है, यानी अगर इफ एलिफ के साथ एल्स लगा है, पहली बात तो लगाना कंपलसरी नहीं होता है, अगर एल्स लगा है मेरे बच्चे तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जब इफ एलिफ की सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर ट्रू हो जाए कोई भी एक तो वो अपना चल जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। अगर एल्स नहीं लगा है और सारी फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं चलेगा, कोई बीच में ट्रू जाती है तो वो पार्ट चल जाएगा, बाकी नहीं चलेगा। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर यही मेरे पास मल्टीपल इफ लगी हो, मैंने लिखा इफ एक्सप्रेशन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इफ एक्सप्रेशन, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास इफ लगे हुए हैं। ठीक, और मेरे पास लगे इफ एक्सप्रेशन, सेम प्रोग्राम मान ले रहे हैं कि हम वही चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एलिफ एक्सप्रेशन, एलिफ लगा हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेशन। अब मैं एक चीज थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, यहाँ पे भी इफ लगा दी मैंने। ठीक है, एक्सप्रेशन। देखिए अगर किसी भी प्रोग्राम में मल्टीपल इफ लगे तो कैसे वर्क करता है, इफ और एलिफ के बीच का डिफरेंस समझिएगा एग्जीक्यूशन में। इफ में क्या होता है, अगर ये क्या करेगा, सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मल्टीपल इफ की बात कर रहा हूं मैं। फिर दूसरे इफ को चेक करेगा, ट्रू है तो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर इसको देखेगा, ट्रू है तो इसे एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब किसी भी प्रोग्राम में अगर मल्टीपल इफ लगे हुए हैं तो सारे इफ को चेक करेगा, चाहे कोई भी चले, मतलब चाहे कोई भी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उससे मतलब नहीं है, उस सारे स्टेटमेंट को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, जो जो उसको ट्रू मिलता जाएगा उसको क्या करता जाएगा, वो एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो जो ट्रू नहीं मिलेगा उसको वो छोड़ता जाएगा, लेकिन चेक सबको करेगा। लेकिन वही कहानी अगर इफ और एलिफ की आ जाती है मेरे बच्चे, वही कहानी अगर इफ और एलिफ की आ जाती है तो बच्चे क्या होता है, इफ और एलिफ में क्या होता है मेरे बच्चे, अगर कोई भी कंडीशन बीच में ट्रू मिल गई तो उसके बाद नीचे जितने भी एलिफ होंगे उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देगा। मतलब अगर इफ पहली, यहां पर पहली वाली इफ ट्रू मिल गई तो भाई ये सारे इग्नोर हो जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराएगा, रीड ही नहीं करेगा। लेकिन इफ के साथ क्या होता है, भाई ट्रू मिले फॉल्स मिले सबको रीड करेगा, जो जो ट्रू मिलती जाएगी उसको क्या होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो फॉल्स होगी उसको एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एलिफ में ये होता है कि जो ट्रू मिल गई, जो पहली ट्रू मिल गई, उसके बाद के सारे क्या हो जाएंगे, इग्नोर हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इसीलिए इफ वाले प्रोग्राम, मल्टीपल इफ वाले प्रोग्राम एज कम्पेयर टू इफ एलिफ, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन पार्ट उनका देर में होता है, मतलब वो एग्जीक्यूशन टाइम उनका ज्यादा ले लेते हैं। क्यों, वो सारे रीड करते हैं भाई, ट्रू फॉल्स तो मतलब ही नहीं है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन है, एक नंबर इनपुट कराया, मान लीजिए मैंने ए इनपुट एंटर नंबर, मान लीजिए ए की वैल्यू यूजर ने क्या कराई, 4 कराई। ठीक,
क्या 4 0 से बड़ा है? भाई बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन कंप्लीट ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा 4 इज पॉजिटिव, आउटपुट में आ जाएगा 4 इज पॉजिटिव। ठीक, और जैसे ही इफ चल गया बाकी एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे। अब मान लीजिए यूजर ने कराई होती -6, तो भाई क्या -6 0 से बड़ा है? नहीं भाई, बड़ा नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, क्या -6 0 छोटा है? भाई बिल्कुल छोटा। कंडीशन क्या मिली? ट्रू मिली। जैसे ही ट्रू मिली आउटपुट में क्या आएगा? 6 इज नेगेटिव। क्या आएगा? 6 इज नेगेटिव। अब मान लीजिए यूजर ने क्या प्रेस किया होता? 0, एंटर क्या करा होता? 0। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं भाई। क्या 0 0 से छोटा है? नहीं भाई। दोनों ही कंडीशन फॉल्स मिली, क्या चल जाएगा? एल्स वाला पार्ट, तो आउटपुट में आ जाएगा ए, यानी 0 इज 0। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए अगर एल्स वाला पार्ट इसमें नहीं लिखा होता और तब यूजर 0 इनपुट कराता, तो कुछ भी आउटपुट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं भाई, बड़ा नहीं है, तो ये वाली पार्ट नहीं चलता। क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं भाई, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो दोनों में से कोई भी पार्ट नहीं चलते। और एल्स हमने लगाया नहीं था, क्योंकि एल्स लगाया नहीं तो सारे फॉल्स होते, कुछ भी आउटपुट उस केस में जनरेट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं, बोर्ड के क्या कैसे आए थे। हमारे एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा है इनपुट एंटर अ वर्ड W। ये क्या लिखा है? गलत लिखा है, तो क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ वर्ड। कोशिश करिएगा कि कभी भी कुछ भी ऐड मत करिएगा। मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं जरा। एंटर अ वर्ड, और इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि बोर्ड के पेपर में आंसर कैसे देना है, ये भी अपने आप में कला होती है भाई, कि बोर्ड में आप आंसर कैसे लिख के आ रहे हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करें, सबके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मार्क्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही सही हो गया। दूसरा क्या लिखा है? इफ W इज इक्वल टू हेलो। ये क्या है मेरे बच्चे? यहाँ पे क्या आता है? कंडीशन स्टेटमेंट आता है। यहाँ पे क्या आएगा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये चेक नहीं कर रहा है। चेक कौन करता है? डबल इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल इक्वल्स टू, और भाई यहाँ पे कोलन भी मिसिंग है, तो इफ W इक्वल्स टू हेलो कोलन, और भैया इसको भी अंडरलाइन कर दिया मैंने, प्रिंट ओके, बिल्कुल सही, आगे आ जाता है हमारा प्रिंट ओके। एल्स, एल्स भैया पीछे खिसकता है, यहाँ गलती है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एल्स, और लो भाई इसको भी सही कर लिया। और प्रिंट नॉट ओके, प्रिंट नॉट ओके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। ठीक, देखिए बिल्कुल जैसे मैंने बताया था आपको, बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में रिप्रेजेंट करके आना है। जो जो आप एरर सही कर रहे हो उसको क्या करें? आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम रेंज फंक्शन की। देखिए फंक्शन बोलें या मेथड बोलें, बात एक ही है। कई बार मैं बोलते बोलते बीच में हो सकता है मेथड मेरे मुंह से निकल जाए, तो मेथड का मतलब फंक्शन, फंक्शन या मेथड एक ही वर्ड के दो अलग अलग कह सकते हैं सिनोनिम्स हैं। ठीक है। अच्छा, रेंज मेथड क्या करता है बच्चे? इट जनरेट्स अ लिस्ट विच इज ऑफ स्पेशल सीक्वेंस टाइप। ठीक है, क्या होता है बच्चे? रेंज के अंदर क्या पास करते हैं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट की एक कम तक वैल्यू जनरेट करता है। मतलब अगर रेंज में लिखा है मैंने 0,5 लिखा है 0,5, तो एक लिस्ट जनरेट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा लोअर लिमिट से, कहां से? अपर लिमिट से एक कम तक, यानी 0 से लेके 4 तक करेगा, 0 1 2 3 4 करेगा। ठीक। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जो इसकी स्टेप वैल्यू होती है वो कितनी होती है? +1 होती है। मतलब पहले 0 करेगा, फिर +1 1, फिर +1 2, फिर +1 3, फिर +1 4। ठीक है, मैंने लिखा है रेंज 12,18, तो ये 12 से शुरू करेगा और 18 से एक कम तक की वैल्यू जनरेट करेगा, 12 13 14 15 16 17 कर देगा। ठीक। अच्छा, यहाँ लिखा है रेंज 5,0, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। अब क्योंकि मैंने रेंज में +1 दे रखी है, तो भाई दुनिया की ऐसी मैथ्स कोई बनी ही नहीं है कि 5 में 1 को ऐड करा के वो 0 तक ले पाए, या 5 में 1 कितनी बार भी ऐड करते जाए 0 नहीं आ पाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी लिस्ट जनरेट नहीं होगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा? एम्प्टी जनरेट करेगा। मतलब ये कोई भी वैल्यू जनरेट करेगा ही नहीं, क्योंकि 5 से 0 पे +1 करके नहीं जा सकते। ठीक। अच्छा, अब अगर हमें स्टेप वैल्यू चेंज करनी है तो हम स्टेप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं लोअर लिमिट
अपर लिमिट, पहले हम देंगे लोअर लिमिट, दूसरे में देंगे अपर लिमिट और तीसरे में देंगे स्टेप वैल्यू। अगर तीसरी वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप वैल्यू क्या रखता है, 1 रखता है। देखो मैंने क्या रखा, रेंज रखा 0, 10, 2। तो ये 0 से स्टार्ट करेगा 9 तक लेके जाएगा और डिफरेंस कितना का होगा, 2 का होगा। यानी पहले 0, फिर +2 यानी 2, फिर +2 यानी 4, फिर +2 यानी 6, फिर +2 यानी 8। जैसे ही 10 को 2 में ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 8 को 2 में 8 में 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और भाई वो रेंज में नहीं आ रहा है तो ये क्या जनरेट करेगा, 0, 2, 4, 6 और 8। अब देखो जो हमने पुराना भी एग्जाम्पल लिया था, मैं लिखा 5, 0 और मैंने स्टेप वैल्यू क्या दे दी, -1। तो ये क्या करेगा, 0 से 1 कम तक केवल जनरेट करेगा। तो 5, -1 4, -1 3, -2, -1 2, -1 1। जैसे ही 1 में 1 माइनस 0 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी होती, इससे 1 कम तक लेगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने सिर्फ एक ही नंबर दिया, मैं कह सकता हूँ 2 वैल्यू दे सकता हूँ। अगर 2 दूंगा तो पहली होगी लोअर लिमिट, दूसरी होगी अपर लिमिट। उस केस में वो लोअर से लेके अपर, लोअर से स्टार्ट करेगा और अपर से 1 कम तक जनरेट कराएगा। अगर मैं 3 वैल्यू दूंगा तो पहली होगी लोअर लिमिट, दूसरी होगी अपर लिमिट और तीसरी वैल्यू होगी स्टेप वैल्यू। ठीक है। फिर बच्चे अगर मैं सिर्फ एक वैल्यू दी, मैंने दिया नंबर, सिर्फ एक वैल्यू, एक नंबर दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, 0 से खुद ब खुद स्टार्ट करेगा और उस एक नंबर से 1 कम तक जनरेट कर देगा। मैंने रेंज क्या कराया, 5 कराया। तो जैसे ही मैंने 5 कराया तो क्या करेगा, 0 से लेके 1 कम तक, यानी 0, 1 2 3 4 1 2 3 4 तक कराएगा। मैंने लिखा रेंज 3, तो ये क्या करेगा, 0, 1, 2 की रेंज क्या करेगा, जनरेट कर देगा। ठीक है। ये रेंज मेथड मेरा फॉर लूप में यूज होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं लूप्स की। ठीक, लूप्स क्या होते हैं बच्चे, जब भी मुझे स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है, whenever we want to repeat this set of statements we use loops। लूप्स का दूसरा नाम क्या है, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। लूप का दूसरा नाम क्या है मेरे बच्चे, इटरेटिव स्टेटमेंट्स। पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, पहला है मेरे बच्चे व्हाइल लूप, दूसरा है मेरे बच्चे फॉर लूप। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। और लूप्स को मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। पूरे 12th में हम लूप से लूप्स करने जा रहे हैं, चाहे वो फाइल हैंडलिंग हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो फंक्शंस हो। भैया लूप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो लूप्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं पहले व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ओवर अ कंडीशन until it remains true। ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसका सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, फिर आता है व्हाइल, उसके बाद देते हैं हम कंडीशन, और फिर आते हैं स्टेटमेंट्स। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और फाइनली आएगी अपडेट एक्सप्रेशन। अब आप ध्यान से सुनिए, समझिएगा कि मेरे बच्चे लूप्स की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। अगर आप ये बेसिक समझ गए तो लूप में आप कभी नहीं फंसेंगे। देखिए, जब भी आपको कभी भी लूप का क्वेश्चन आए तो आप एक बात को समझिएगा, लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और कितने के चेंजेस हो रहे हैं, मतलब क्या अपडेट वैल्यू है। ठीक है। जहाँ से शुरू हो रहा है वो हम दे देंगे इनिशियलाइजेशन में, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पे आती है कि जहाँ तक हमारा जा रहा है, ठीक है, जो लास्ट लिमिट है। उसके बाद स्टेटमेंट जो मुझे बार बार रिपीट कराने हैं, और हर बार उस वैल्यू में जो लूप को हैंडल करेगी उस वैल्यू में चेंजेस कितने हो रहे हैं। क्या होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर यहाँ कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, फिर वैल्यू अपडेट होती है, फिर यहाँ से ऊपर जाती है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है। अगर आप ध्यान से, एक सर्किल बन रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, लूप्स कहलाते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे 1 2 3 4 5 ये क्या कराना है, प्रिंट कराना है। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे बच्चे लूप कहाँ शुरू हो रहा है, 1 से, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, और चेंजेस कितने के हो रहे हैं, 1 में 2 चेंज हो रहा है, +1 +1 +1 +1 का हो रहा है। तो देखो, एक वेरिएबल ये मैंने आई की इनिशियल वैल्यू क्या रखती है, 1, दिस इज इनिशियलाइजेशन। कहाँ तक जा रहा है, जब तक आई 5 नहीं हो जा रहा है। इसके बाद आएंगे कोलन, प्रिंट क्या करा दें हम, देखते हैं,
ठीक है, अभी देखते हैं। और i के अंदर हर बार इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, पहले i1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 और 4 हो रहा है, तो i के अंदर इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, +1 का, i इज इक्वल टू i प्लस 1, या फिर i प्लस इज इक्वल टू 1, आप शॉर्ट हैंड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहूँ। i कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, और +1 करके जा रहा है। तो i पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब i जब तक किस्सा है 5 से छोटा या बराबर तब तक कम होता रहे। अब देखिए i की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, चेक किया क्या i 5 से छोटा है, भाई बिल्कुल छोटा है, कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली, तो प्रिंट क्या हो जाए i, तो प्रिंट क्या हो जाए i। अगर मैं यहाँ पे अब अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिख दूंगा तो मेरा कर्सर कहाँ हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम चलेगा, मतलब 1 2 3 4 5 अलग लाइन प्रिंट होगा। तो मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, एंड आर्ग्यूमेंट दे दिया, एंड आर्ग्यूमेंट मैंने स्पेस दे दिया, तो अब कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, स्पेस में यही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब i प्लस 1 हुआ, 1 प्लस 1 2, कहाँ गया, i में गया, तो i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई, 2। अब यहाँ से ऊपर गया, चेक किया क्या 2 5 से छोटा है, भैया बिल्कुल छोटा है, कंडीशन फिर ट्रू मिली, ट्रू मिलते फिर नीचे आए, प्रिंट क्या होगा i, प्रिंट क्या होगा 2, एंड मिला स्पेस। ठीक है, फिर i प्लस 1 हुआ, 2 प्लस 1 3, i कहाँ गया, 3 में गया बच्चे, फिर ऊपर गए, क्या 3 5 से छोटा, बिल्कुल छोटा, कंडीशन फिर ट्रू मिली, प्रिंट क्या होगा हमारा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर i प्लस 1 हुआ, i कितना हुआ 4 हुआ, क्या 4 5 से छोटा, बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू मिली, प्रिंट क्या होगा, अगेन 4 प्रिंट होगा। फिर बच्चे नीचे आए, i की वैल्यू कितनी हुई, 5 हुई, ऊपर गए, क्या 5 5 से छोटा, नहीं, लेकिन इक्वल टू का साइन भी लगा है, तो भाई 5 5 के बराबर है, कंडीशन फिर ट्रू मिली, ट्रू मिलते ही मेरे बच्चे नीचे आए, प्रिंट क्या करेगा i, यानी i की वैल्यू यानी 5। फिर बच्चे i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ, i कितना हुआ मेरे बच्चे, 6 हुआ, ऊपर गए, क्या 6 5 से छोटा, नहीं, क्या 6 5 के बराबर, नहीं, लूप ब्रेक, बाहर हो गया, लूप यहीं खत्म हो गया। जैसे लूप खत्म हुआ, लूप के बाहर आए, अगर यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स होते तो वो एग्जीक्यूट होते, ये हमारा आउटपुट जनरेट हो चुका है। मैंने बताया था कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है या डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, यानी चेंजेस कितने का हो रहा है, अपडेट एक्सप्रेशन। ये 3 चीजें आपने समझ ली तो आप कभी भी किसी लूप में नहीं फंसेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर लूप की। देखो बच्चा, जो फॉर लूप होता है यहाँ पर, वो किसी भी रेंज ऑफ वैल्यूज या सीक्वेंस के ऊपर वर्क करता है। इसका सिंटेक्स होता है फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस जनरेट कर देता है और उसी सीक्वेंस के व्याप पे ये स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं। देखते हैं, मैंने लिखा फॉर सी एच इन यश, तो यश क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो सी एच की पहली वैल्यू क्या होगी वाई, फिर सी एच की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी ए, फिर सी एच की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी एस, फिर सी एच की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी एच। तो पहले सी एच की वैल्यू क्या होगी हमारी वाई, फिर होगी ए, फिर होगी एस, फिर होगी एच। अब सी एच की पहली वैल्यू क्या है वाई, प्रिंट कराया सी एच को, प्रिंट क्या होगा वाई, कुछ भी एंड आर्गुमेंट लगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। अब सी एच नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करेगा, प्रिंट क्या कराया फिर सी एच, प्रिंट क्या होगा ए, फिर सी एच नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा सी एच, क्या होगा सी एच की वैल्यू एस, फिर फाइनली क्या होगा एच। जैसे ही वैल्यू खत्म होंगी लूप अपने आप ब्रेक हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए मैंने लिखा होता फॉर आई इन रेंज 4,8,2 और प्रिंट करा दूं मैं आई को। ठीक है, अब देखिए ये रेंज क्या जनरेट करेगा, ये अब इसकी बात करूं मैं, ये क्या जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 4,6 और 8 तो लेगा नहीं, तो 4 और 6 जनरेट करेगा, यानी i की वैल्यू पहली कितनी है 4, फिर i की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 6। ये लूप कितनी बार चलेगा, ये 2 बार चलेगा, पहले 4 के लिए फिर 6 के लिए। पहले लूप कितनी बार चल रहा, 4 के लिए, पहले y के लिए, फिर a के लिए, फिर s के लिए, फिर h के लिए, यानी 4 बार चल रहा था। ये कितनी बार चलेगा, 2 बार। अब पहली बार 4 किया ना, प्रिंट कराया है तो प्रिंट क्या होगा 4, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया कर्सर, फिर आई क्या हुआ 6 हुआ, प्रिंट कराया आई, प्रिंट कितना होगा 6, काम खत्म। अगर यहाँ पर लिखा होता, मान लीजिए इसकी जगह लिखा होता प्रिंट हाई, तो बच्चे हाई 2 बार प्रिंट हो जाता। आई की वैल्यू पहले कितनी है 4, नीचे आए, प्रिंट क्या होगा हाई,
की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 6, अगेन ट्रू था उसके लिए, प्रिंट क्या होगा हाई। अब आई की वैल्यू खत्म हुई, लूप खत्म हुआ, हम बाहर आ गए। ठीक, वही मैंने यहाँ पे बताया पिछला प्रोग्राम आपको। अब इनफाइनाइट लूप की बात करते हैं, वो लूप जो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, वो क्या कहलाता है इनफाइनाइट लूप या एंडलेस लूप। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बच्चे a इज टू 5, ठीक है लिखा है, अब वाइल कंडीशन लगाई, ए 5 के बराबर, भाई बिल्कुल बराबर कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली, प्रिंट होगा ए, तो प्रिंट क्या होगा 5। यहाँ से फिर ऊपर देखो ए में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मैंने अपडेट एक्सप्रेशन स्किप कर दिया यहाँ पे। ए की वैल्यू फिर 5 है, क्या 5 5 के बराबर, भाई साहब बिल्कुल बराबर है, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा, हर बार ऊपर जाता जाएगा और 5 5 5 5 प्रिंट करता रहेगा, इनफाइनाइट लूप, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो मैनुअली हम इनफाइनाइट लूप को कैंसिल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट की दबाएंगे कंट्रोल प्लस सी, इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो हमारा इनफाइनाइट लूप क्या रहेगा, ब्रेक हो जाएगा। जनरली इनफाइनाइट लूप तब आते हैं जब हम कभी भी वैल्यू को अपडेट नहीं करते। ये था हमारा इनफाइनाइट लूप। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। रिमूव द एरर्स फ्रॉम द फॉलोइंग कोड एंड रीराइट द कोड एंड बाय अंडरलाइन द एरर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एक्स इंट इज इक्वल टू एंटर द वैल्यू, देखो यहाँ पे इनपुट मिसिंग है तो लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो ब्रैकेट गलत है, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट होना चाहिए, देखो फॉर आई इन रेंज 0,11। देखो हमें खुद से कुछ ऐड नहीं करना, जो गलत है उसको सही करना है। ठीक है, तो नीचे आए, अब लिखा है इफ x इज इक्वल टू वाई, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल इक्वल टू होना चाहिए, इफ x इक्वल्स टू वाई, और कोलन भी क्या हमारा मिसिंग है बच्चे। ठीक है, प्रिंट x प्लस वाई, प्रिंट क्या होता है, मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट x प्लस वाई एल्स, सही लिखा है भाई। फिर प्रिंट में x प्लस वाई में x माइनस वाई में क्या है हमारे ब्रैकेट मिसिंग, प्रिंट x माइनस वाई, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने पहली लाइन अंडरलाइन करना भूल गया हूँ और दूसरी लाइन अंडरलाइन करना भूल गया हूँ, इसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, रिमूव द एरर एंड रीराइट द कोड बाय अंडरलाइनिंग द एरर्स। ये आपका आंसर है। चीजें फिर आपसे एक चीज कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी कि मैंने x तो इनपुट कराया था लेकिन y इनपुट नहीं कराया था, तो x की वैल्यू इनपुट होगी, और क्योंकि y की वैल्यू भी यहाँ चेंज हो रही थी और y तो हमने यूजर से लिया नहीं था, तो क्या होगा मेरे बच्चे, y को भी इनपुट कराना पड़ेगा। x में इनपुट नहीं था तो इनपुट वाली लाइन थी, y में पूरी इनपुट वाली लाइन आएगी, बाकी हमारी चीजें वैसी थी जैसे हमने कराई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, ये छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट को फिर कह रहा हूँ, कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स या जंप स्टेटमेंट्स की। ये हमारे ब्रेक और कंटिन्यू आएंगे। चलिए कोशिश काम करते हैं एक, कि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो यही रुकते हैं। कल हम क्या करेंगे, ब्रेक और कंटिन्यू लेंगे जो कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, पास के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लूप विद एल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे, और फिर हम क्या बात करेंगे, हम नेस्टेड लूप की बात करेंगे। ठीक है, ये हम कल टॉपिक कल के लिए रखते हैं। और देखिए ये जो हमारा रिव्यू है, रिव्यू चैप्टर का नाम रिव्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 11 की एक एक चीज़ हमें पढ़नी है भैया, वो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग वाले नंबर क्वेश्चन थे और रिवर्स ऑफ अ नंबर वाले क्वेश्चन थे, आने पता होने चाहिए जो, लेकिन आपको जनरली बेसिक चीज़ें अगर आपको आइडिया हो तो आराम से आप बोर्ड में क्वेश्चन अटैम्प्ट ना बल्कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो डीप में नहीं जाना हमें, एज पर 12th इज कंसीडर्ड, बेसिक आइडिया हो, हमारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे क्या कहते हैं लूप्स में, नेस्टेड लूप में वो पैटर्न वाले क्वेश्चन आते थे, वो क्लास 12th में नहीं आने वाले हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि हाय बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि ये पैटर्न आ रहा है वो पैटर्न आ रहा है, क्लास 12th के पेपर में नहीं आता है वो सब। तो आराम से ठंड रखिए, अच्छे से करिए, जितना भी आज कराया है वो आई होप कि आपको समझ में आया हो। और देखिए मेरा हमेशा ये एम रहता है कि मैं कभी भी किसी क्लास लूँ, कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उस बच्चे को उसके लिए क्लास वेस्ट ना जाए, एटलीस्ट मैं खड़ा हूँ क्लास में तो उसको कुछ ना कुछ वहाँ से वो गेन करके जाए। तो आई होप कि आप इस क्लास में कुछ नहीं, मेरा मानना है और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप बहुत कुछ गेन करके जा रहे होंगे। ठीक है, बाकी आप बताइएगा
कि आपको चीज़ें समझ में आई। कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।